चलें ठीक है। हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? लर्निंग कर्व आई थिंक हम कर रहे थे। लर्निंग कर्व में वो जो उसकी परसेंटेज की कैलकुलेशन थी वो हम कर रहे थे। हम्म। और एंड पे हमने इसका इधर एक देखना था। एक तो देखनी थी, नहीं, स्टेप फिक्स देखनी थी। फिर हमने क्या देखी थी? हाई लो तो हमने देख लिया था ना, फिक्स्ड और हाँ, ये वेरिएबल को कैसे लगा सेपरेट करना है, लेकिन स्टेप फिक्स्ड हमने देखना था जिसमें हम फिक्स उसको। देखना। ठीक है, हम अभी स्टार्ट ही स्टेप फिक्स से कर लेते हैं, ताकि वो एक चीज निकल ना जाए ना जहन से फिर। ये स्टेप फिक्स, स्टेप ऑफ फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं। ठीक है, वैसे हमारा ठीक है, उसके बाद टाइम सीरीज हो। मैम आपने सेक्शन सी के लिए कितनी क्लासेस वगैरह रखी हुई हैं? मतलब कोर्स तो हमारा आई थिंक 10-11 को हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। आज टाइम सीरीज और रेगुलेशन हो जाएगा, और उसके बाद एक एक क्लास लगेगी मेरे ख्याल में, कॉस्टिंग की जो एबीसी है, टारगेट है, लाइफ साइकिल है, वो शायद 2 क्लासेस में वो खत्म हो जाएगा। हाँ, देखते हैं इंशाल्लाह। फिर हम सीआरक्यूज का रखेंगे। 2-3 सेशंस हमारे सिर्फ सीआरक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है। क्योंकि जो है ना, वो हमारा सीआरक्यू जो पोर्शन ऐसा है कि वो हमने मतलब अभी एग्जाम हाँ, सर मैं पे आ गया तो हमने उसको अभी तक उसको टच ही नहीं किया सीआरक्यू को। नहीं तो मेरा जहन था करेंगे। कि अभी तक हम एक सीआरक्यू जो है, एक दफा सीआरक्यू की किट हम कर चुके होंगे। अच्छा, मुझे बजटिंग कंप्लीट कराने दें, फिर हम पार्ट ए से पहले हम सीआरक्यू कर लेंगे, ठीक है। बजटिंग एक दफा कराने कंप्लीट। अच्छा जी, जरा हाइलो मेथड का बताना, कौन से चैप्टर में था, मुझे याद नहीं आ रहा। सर्च कर लेना, कंट्रोल एफ करके हाई लो उसमें, सर्च में डायरेक्ट सर्च कर ले जाएगा आपको उस जगह पे। कंट्रोल एफ। आ गया। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना?
स्टेप फिक्स कॉस्ट के साथ देख लें। एक मिनट। हम अगर नहीं हो रहा मिल रहा तो अभी इस टाइम सीरीज से स्टार्ट करते हैं, उसको फिर मिल गया एंड है, पे दो देख लेंगे। मिनट रुके, 2 मिनट रुके। मिल गया। ओके ओके ओके। तो हमें करके कंप्लीट करना है ना, इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा। ऑल राइट, कैन यू सी द स्क्रीन? ये एक हाइलो मेथड स्टेप अप फिक्स्ड कॉस्ट के साथ का सवाल है। अ कंपनी इनकर्स द फॉलोइंग total cost at two different levels of activity: 10,000 units, 14 million, 1.4 million; 20,000 units, 2.3 million. Additional information: the variable cost per unit is constant throughout. Fixed cost increase by 2 lakh when production exceeds by 15,000 units. यानी कि once 15,000 यूनिट्स प्रोडक्शन क्रॉस होगी तो आपका फिक्स कॉस्ट 2 लाख से बढ़ जाएगा। इंक्रीज बाय लिखा है, बाय। ठीक है। तो अगर ये चीज आप लोग ने गौर करनी है एग्जाम के वक्त, कि अगर एग्जाम में यहाँ पे 2 लिखा होता तो फिर मतलब कि फिक्स कॉस्ट 2 लाख तक पहुंच जाती। इंक्रीज बाय लिखा है यानी इस वक्त जो भी फिक्स कॉस्ट है उसमें 2 लाख आप ऐड कर देंगे तो वो आपका फिक्स कॉस्ट, नया फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, स्टेप अप फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है? अगेन बेसिक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें, फिक्स कॉस्ट निकालें और फिर 15,000 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो पता लगाएं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, एज सिंपल जैसे हमारा एक फॉर्मूला चलता है, उस फॉर्मूला के मुताबिक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। जल्दी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताएं मुझे। 0.09। 09। 0.09। अब फिक्स कॉस्ट बताइए।
ये आप 90 इसको कंसिडर कर लें। 90 है ये, इन्होंने जीरोस जो है वो कॉमन लिए हुए थे। क्या फिक्स कॉस्ट 98,000? न न नहीं, वेरिएबल कॉस्ट 90 है आपकी, पॉइंट 0.09 नहीं है, 1000 मैंने कॉमन लिया हुआ था। 9 या 90? 90 90। ठीक। ओ, एक ही पीछे कर दो हमने। 500,000 है। जी। 500,000। 500,000, अच्छा। अब आइए, यूज द हाइलो मेथड एडजस्टेड फॉर द स्टेप अप कॉस्ट टू डिराइव द कॉस्ट इक्वेशन। यानी कि अब अगर 15,000 यूनिट्स के पहले आप तो टोटल कॉस्ट पता लगाओ, तो 15,000 का फिक्स कॉस्ट कैसे पता लगाओगे? आपके जहन में क्या है? पंद्रह पंद्रह हजार की हजार फिक्स कॉस्ट, 15,000 में तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी 5 लाख की। क्योंकि उधर स्टेप अप तो इसके बाद अगर जाते हैं तो तब फिर इंक्रीज होगी। के बाद है ना, 18,000 यूनिट्स बन रहे हैं। 18,000 यूनिट्स का 18। पता लगाओ टोटल कॉस्ट। बन जाएगी 5 लाख अभी है, 7 लाख। एक्चुअली अभी हमें पता है क्या टू करना है। पॉइंट थ्री टू टू पॉइंट जी। थ्री टू मिलियन 2.32 क्या? मिलियन। 2.32 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या है? टोटल कॉस्ट है टोटल थ्री कॉस्ट है। जीरो फोर टू अच्छा। पॉइंट 23240। ठीक है, अच्छा अब टू जरा ये एक बात देखें, नोटिस करें। हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली 90, मगर वो जब निकाली जब हमारे पास कोई भी स्टेप अप फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं थी, एक बेसिक हमने निकाली। अब हमारे पास स्टेप अप फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, जो कि कह रहे हैं कि जैसे ही प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स एक्सीड करेगी, तो हमारी स्टेप अप फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल जो है वो 20,000 है, यानी कि वो 15,000 को एक्सीड कर रहा है। तो अब बताओ कि हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी चेंज होगी या वही रहेगी? हाइलो मेथड से तो हमें फिर न्यू वेरिएबल कॉस्ट और न्यू फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? 18,000 पे आपको टोटल कॉस्ट अवेलेबल होगी तो फिर आप उसका दे सकेंगे ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, आइए इधर देखते हैं। पहले तो आपने एक सिंपल सा निकाल लिया, लेकिन अभी हम स्टेप अप फिक्स कॉस्ट को फोकस कर रहे हैं। सिंपल वाला जो आपने निकाला वो बिल्कुल सही है। स्टेप अप फिक्स कॉस्ट में अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन यूनिट्स एंड कॉस्ट, जो कि हमने कर लिया। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, कि हमारे पास 2 लाख से हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। 2 लाख से हमारा फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लिहाजा हमारे पास अब फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? पहला फिक्स कॉस्ट क्या आ रहा था, 5 लाख। तो 5 लाख प्लस 2 लाख अगर हम करेंगे तो 7 लाख हमारे पास आंसर आएगा फिक्स कॉस्ट का। ठीक है। अब आइए, अल्लाह भला करे आपका 7 लाख फिक्स कॉस्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम टोटल कॉस्ट जो कि पुराने अपने इस मेथड से जो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, वो हम 10,000 की टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे देखें,
7 लाख डिवाइड बाय $10,000, 70 पर यूनिट हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। मेरे पास तो 90 आ रहा था। पहले 90 आ रहा था ना, क्योंकि वो नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से आप कर रहे थे, 90 आ रहा था, ये बिल्कुल दुरुस्त था। जब आप स्टेप अप फिक्स कॉस्ट अप्लाई करेंगे, तो स्टेप अप फिक्स कॉस्ट के लिए सबसे पहले तो मुझे इसकी टोटल कॉस्ट बताएं, नॉर्मल तरीके से क्या आ रही थी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हमारे पास था 5 लाख, प्लस बस आपके पास वेरिएबल अलग अलग कॉस्ट है इसकी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90। क्या आ रहा है टोटल फिक्स, टोटल कॉस्ट? जस्ट अ सेकंड। 1.4 140000 यही आ रही है टोटल कॉस्ट, ये जो पीछे लिखी हुई है 10,000। ये कैसे आ रही है 14000000? 5 अच्छा लाख ये आपका माइनस फिक्स कॉस्ट है, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो 90,000 आएगा ना आपका, या 9 लाख आएगा? 9 लाख आएगा ना। नाइन नाइन लाख लाख प्लस आएगा, फाइव तो लाख 9 लाख प्लस 5 लाख आपके पास फिर क्या आ जाएगा? 14 लाख। 14 लाख, वही कह रहा हूँ ना, ये टोटल फिगर आ गई। ठीक है। ये जो पीछे अब आइए, मैंने अब कैलकुलेट की आइए है। इधर स्टेप अप फिक्स कॉस्ट पे आइए। स्टेप अप फिक्स कॉस्ट में चेंज इन यूनिट्स हमारे पास 10,000 है, 20,000 माइनस 10,000, और 23 लाख माइनस 14 लाख 9 लाख है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो इंक्रीज है, वो हमारे पास 2 लाख का इंक्रीज है। वो हमारे पास 2 लाख का इंक्रीज है। तो 2 लाख का इंक्रीज का मतलब है आपने आराम से 5 लाख में, या तो आप 5 लाख में 2 लाख ऐड कर लो तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगा, या तो आप टोटल कॉस्ट में से ये 2 लाख डिडक्ट कर लो तो आपके पास 7 लाख आ जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो 7 लाख आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, इसको आप डिवाइड कर लोगे 10,000 से, तो आपका $70 पर यूनिट आ जाएगा। और ये किस तरह से आ रहा है, क्योंकि अब आप अपना जो रख रहे हो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट में आपने 7 लाख लिखा है, प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और टोटल कॉस्ट आपकी 14 लाख। अब जरा इसको सॉल्व करें, तो 14 लाख डिवाइड बाय 7 लाख कितना आ रहा है आपके पास? नहीं, 14 लाख माइनस 7 लाख। 7 लाख बच जाएगा पीछे। 3 लाख माइनस 7 इज इक्वल टू 10,000। 7 लाख 70,000 डिवाइडेड बाई 10,000 आपकी उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। मैम यहाँ तक ये वाला स्टेप तो क्लियर है वेरिएबल कॉस्ट का, लेकिन जो हमने ऊपर जो माइनस किया था, 900 में से 200 माइनस कर दें या 500 में 200 आप ऐड कर दें, तो ये चीज़ मुझे ये स्टेप नहीं समझ आया। हमारे पास सवाल में देखो क्या लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 2 लाख व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड्स 15,000 यूनिट्स। तो यानी कि 20,000 यूनिट्स को बनाने के लिए हमारे पास टी फॉर्म टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लाख, क्योंकि एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख थी ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट, और उसमें इंक्रीज हो गई टू लाख से। तो 5 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 7 लाख, प्लस अब ठीक हमारे है। पास 20,000 यूनिट्स हैं। बट हमें अगेन वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, बट वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ फर्स्ट वाले से निकाल ली थी विच इज 70। तो अब आप इसकी टोटल कॉस्ट बताइए, इसको सॉल्व करके बताएं।
जी, क्या आ रहा है टोटल कॉस्ट इसकी? एंड ये तो आ रही है 2100,000 आ रही है, 2.1 मिलियन। हालांकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट 2300 है इसकी। ये आ रहा है। जी बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, सही है। अब आपको क्या बात समझ नहीं आई कि फिक्स कॉस्ट हमने 5 लाख प्लस 2 लाख क्यों किया? क्योंकि यहाँ सवाल में गिवन है। और दूसरा तरीका ये है कि आप 9 लाख में से 2 लाख माइनस कर लें। क्यों भाई? क्योंकि चेंज इन टोटल कॉस्ट 23 - 14 की है। टोटल कॉस्ट हमारा जो चेंज है यहाँ पे, ये देखें, ये 23 लाख है। और इसको जब आप 14 लाख से माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज इन टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जब चेंज इन टोटल कॉस्ट आएगा तो आपको पता है कि ये चेंज इन टोटल कॉस्ट का रीजन क्या है। रीजन ये है कि इसमें 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है, क्योंकि 23 लाख ऐसे ही तो नहीं आ गया ना। 23 लाख में फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख शामिल है। तो उसको जब आप डिडक्ट करेंगे, उसको जब आप वहां से हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, उसमें मेरा एक्चुअल में कितना कितना फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है। Within this 10,000 unit range, the fixed cost increased by 2 lakh due to the step up. तो वो कितना आ रहा है? वो 7 लाख आ रहा है। या 5 लाख प्लस 2 लाख कर लिया आपने, या टोटल कॉस्ट जो हायर लेवल की थी, हायर लेवल की टोटल कॉस्ट थी, उसमें से लोअर लेवल की टोटल कॉस्ट को डिडक्ट करके जो डिफरेंस था, फिक्स्ड कॉस्ट जो बढ़ी हुई थी, इंक्रीज था, उसको आपने डिडक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पे मेरी मेरी पता नहीं क्यों कंफ्यूजन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। अब हाइलो मेथड में आप हमने देखा है कि हम वेरिए टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब निकाल लेते हैं, कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और कॉस्ट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। हम्म। जब हम उसको फिक्स और वेरिएबल को सेपरेट कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि या आप हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट और उसकी एक्टिविटी ले लें, या लोएस्ट एक्टिविटी की लेवल या कॉस्ट ले लें। ठीक है। अब यहाँ पर हमने लोएस्ट एक्टिविटी पे अगर हमने 500,000 की कॉस्ट ली थी, क्योंकि वो स्टेप अप से पहले की थी, 15,000 होती है तो अभी 13 जो लोएस्ट एक्टिविटी थी 10,000 थी। 10,000 पे हमने ली है तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट वो उसकी इक्वल आई है, मतलब जो 1400 1.4 मिलियन थी क्वेश्चन में, जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो हमें उसमें गिवन थी। लेकिन जब हमने उसको जब हम उसको दूसरी इक्वेशन में डालें, यानी कि मैं उसको कहता हूँ कि मैं लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे नहीं डालता, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे डालता हूँ। उस केस में जब मैं हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे डालते हैं तो वो उसके साथ मैच नहीं करती, मतलब जो है वो क्या कहते हैं, 5 लाख की कॉस्ट आपने ले ली और उसको 20,000 हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे डाला, लेकिन वो आपके पास बन जाता है 2100, सॉरी 1.9 मिलियन, अगर हम उस पे फिक्स कॉस्ट 500,000 ली है जो हमारी नॉर्मल उसमें आई है। तो अच्छा, ये तो इसके मैं ये समझ रही हूँ इक्वल आपकी नहीं आ रहा कंफ्यूजन ना। कहाँ पे है। इसको हम दोबारा से समझते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन शायद समझ गई हूँ। एक मिनट, इसको हम करते हैं। ये हमारे पास सवाल, ठीक है, सिंपल। अब इस सवाल का हमने आसानी जो ओरिजिनल इसकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो भी निकाल ली थी, और जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो भी निकाल ली थी। क्या निकली थी वेरिएबल कॉस्ट हमारी? $90 निकली थी, ऐसा ही है, PKR 90। और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या निकली? हमारी फिक्स कॉस्ट क्या निकली? 5 लाख, ऐसा ही है। ये ओरिजिनल करके, ओरिजिनल हाई लो करके, विदाउट स्टेप अप फिक्स कॉस्ट, यस, वो विदाउट। 10,000 एक्टिविटी लेवल पे अगर हम डालें, ठीक। अगर हम हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे डालेंगे तो फिर फिक्स कॉस्ट कुछ और आएगी। नहीं, ये अभी हम बिल्कुल, अभी आप छोड़ दो, अभी मैं दोबारा से समझा रही हूँ स्क्रैच से, ठीक है? अभी हम स्टार्ट से दोबारा समझ। देखो, ये हमारा सिंपल सिंपल 1000 है। हमारा हाइलो मेथड है। सिंपल हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों निकल के आ गए। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,000 यूनिट्स से जब भी प्रोडक्शन एक्सीड करती है तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2 लाख से एक्सीड कर जाता है, एक्सीड्स बाय, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख से एक्सीड कर जाता है। और अब हमें
अब हमें क्या करना है, हाई लो मेथड से न्यू वेरिएबल कॉस्ट और न्यू फिक्स कॉस्ट निकालनी है विथ स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। तो अब मुझे एक बात बताइए, चूंकि 15,000 यूनिट्स प्रोडक्शन एक्सीड करने पर फिक्स कॉस्ट 2 लाख एक्सीड हो जाता है, तो क्या वो 2 लाख इस 23 लाख में शामिल होगा? पहले ये बताएं। स्टेप अप फिक्स कॉस्ट, ये स्टेप अप फिक्स कॉस्ट है ना, स्टेप अप फिक्स कॉस्ट, ये 2 लाख का स्टेप अप फिक्स कॉस्ट क्या अब इस 23 लाख में शामिल है? मैम फिलहाल तो अगर जिस तरह क्वेश्चन का डेटा देखें तो उसमें लगता है 50,000 से इंक्रीज है, तो आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड करके दिया वो होगा स्टेप फिक्स कॉस्ट। 2 लाख जो इसने कहा एक्सीड है, इस 2300 अब थाउजेंड में वो मैं 2 लाख ऐड इसको होगा। पुराने वाले को डिलीट कर रही हूँ और अब मैं सिर्फ स्टेप अप फिक्स कॉस्ट की बात कर रही हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्वेश्चन डेटा सेज कि 15,000 यूनिट से प्रोडक्शन एक्सीड करेगी तो स्टेप अप फिक्स कॉस्ट ऐड होगा बाय 2 लाख। तो मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस 23 लाख में ये 2 लाख शामिल हैं, यस और नो? यस शामिल है। शामिल है। अब जब इसमें स्टेप अप फिक्स कॉस्ट शामिल है, स्टेप अप फिक्स्ड कॉस्ट इसमें शामिल है और इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है, यस और नो? यस ऐसा ही है। तो ये दोनों फिर कंपेरेबल हुए या नहीं हुए? ये नहीं दोनों हुए फिर कंपेरेबल। कंपेरेबल नहीं नहीं है। हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेप अप फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, देयरफॉर हम यहाँ पे हाई लो परफॉर्म नहीं कर सकते इस वक्त। कब कर सकते हैं? जब हम ये स्टेप अप फिक्स्ड कॉस्ट को रिमूव कर दें फ्रॉम 20,000 यूनिट्स प्रोडक्शन। हम ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों से हाई लो मेथड नहीं निकाल सकते जब तक कि हम ये 20,000 यूनिट्स में से स्टेप अप फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को रिमूव ना कर दें। तो आइए इसको जरा देखते हैं और रिमूव करते हैं स्टेप अप फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को। जब हम इस स्टेप अप फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? 10,000, 14 लाख, और 20,000 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 23 लाख में से 2 लाख, जो कि हमारा आंसर क्या आएगा? 2 लाख 10,000। ऐसा ही है, ठीक हो गया। ऐसा ही है। ठीक है। अब हमारा ये जो डेटा है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हाइलो मेथड कर सकते हैं। अब हाइलो मेथड अगर आप करोगे तो 21 लाख माइनस 14 लाख, ठीक है, करो और डिवाइड बाय 10,000। सेवेंटी क्यों? क्योंकि थाउजेंड 20,000 माइनस 10,000। अब मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 7 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसा ही है। इसका आंसर क्या आ रहा है? USD 70, विच इज योर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल न्यू कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। विदाउट स्टेप फिक्स कॉस्ट। दिस इज योर न्यू वेरिएबल कॉस्ट। अब आइए, अब फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट, अब हम हाई लो मेथड से हायर लेवल, जैसे कि आपने कहा कि मैं हायर लेवल लेता हूं हमेशा, हायर लेवल लेंगे, इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख प्लस 2 लाख। वाई? बिकॉज स्टेप अप अब हमें ऐड करना है दोबारा, क्योंकि हम 20,000 यूनिट्स का निकाल रहे हैं, और 20,000 यूनिट्स अगर 15,000 यूनिट्स एक्सीड करते हैं तो मतलब हमारे स्टेप अप फिक्स कॉस्ट लगेगा।
प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय USD 70 वेरिएबल कॉस्ट। अब आपका क्या आ रहा है टोटल कॉस्ट, जरा बताइए। अब आ रही है 2.1 मिलियन। 2.1 मिलियन। जी वो 21 लाख, टू वन 21। 2100,000। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल आई फॉर 20,000। ठीक है, अब मुझे बताएं हमारे पास सवाल क्या कह रहे हैं। हमारी फिक्स कॉस्ट भी निकल आई है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल आई है, स्टेप अप से निकल आई है। अब हमें कह रहा है कि जरा मुझे टोटल कॉस्ट 18,000 यूनिट्स के लिए बताओ। तो अब आप 18,000 यूनिट्स के लिए बता सकते हैं। आपके पास न्यू वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है विच इज 70। आपके पास स्टेप अप फिक्स कॉस्ट भी है विच इज 7। न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब आप 18,000 यूनिट्स के लिए निकालिए टोटल कॉस्ट। 1,96,000। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना आ रहा है बताएं। 1,96,000। 1 लाख नहीं, 1960,000। 19,60,000। 960,000। ठीक है, अब हम आंसर चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 18,000 का ये बता रहा है 2160। मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसने 9 लाख अब इसने टोटल कॉस्ट नाइन ली हुई है, लाख ले फिक्स लिया कॉस्ट। इसने, क्यों भाई। यही तो इसलिए, क्योंकि सेवन उसने लाख जो है वो फिक्स कॉस्ट इसने ज्यूम की है कि हमारी जो विदाउट इंक्रीमेंट की जो हमारी फिक्स कॉस्ट है नॉर्मल, यानी कि उसमें स्टेप अप इंक्लूड नहीं है, वो कॉस्ट इसने ली है 7 लाख। अब 7 लाख प्लस 9 लाख आप करते हैं तो वो फिर आपकी स्टेप अप कॉस्ट के साथ आ जाती है। फिर वही बात है ना कि शायद फिर हमारी कोई कैलकुलेशन एरर है, ये जो गलती हमने है। 5 लाख निकाला है उसको हमने सही से कैलकुलेट नहीं किया होगा। ये तो 5 लाख ही बनता है। ये आप, अगर मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करूं, यानी कि टोटल दोबारा अगर फिर हम स्मॉलर, कैलकुलेशन है। एक सेकंड में अभी बता देता हूँ कि हमारी जो 10,000 एक्टिविटी थी, 14 लाख थी। 1400, 1 2 3, साथ में ये टोटल कॉस्ट आ गया इक्वल्स टू, दूसरी तरफ हमारे पास फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी 90 की पहले। जो 90 की वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90, ये आपके पास 9 लाख बन जाता है। तो आप इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 14 लाख माइनस 9 लाख, तो ये 5 लाख की आपकी जो है वो फिक्स कॉस्ट आती है। इधर 20,000 से भी करके देख लें। 23 लाख टोटल कॉस्ट है, माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 90। मैं ये 23, फाइव एक ही सेकेंड, आया। 23 से कर लेता हूँ, आएगा वही आएगा ट्वेंटी वही थ्री। 5 लाख ही आएगा। 5 लाख की आएगा, मैं फिर भी कर लेता हूँ। कुछ और तो है इसमें जो हम हमारे मिस पास कर है रहे हैं। क्या कहते हैं, 70, नहीं, कितनी 20,000 एक्टिविटी थी ना उस पर। 20,000 इंटू 90, और यहाँ से हम इसका डिफरेंस लेंगे और ये आ जाएगा 5 लाख। ये मेरा जैसे ख्याल से हम कोई फिक्स, कैलकुलेशन एरर हुई है, क्योंकि आप अगर, अच्छा इन्होंने यहाँ से फिक्स कॉस्ट लिया 70 को ही वेरिएबल कॉस्ट रखते हुए लिया है। 70 को वेरिएबल कॉस्ट रखते हुए फिक्स कॉस्ट निकाले नॉर्मल, हमने 90 को ले लिया है। ये हमारी गड़बड़ हुई है।
वेरिएबल 90 को ही कॉस्ट लेंगे ना, क्यों? 90 को इस तब लेंगे जब ओरिजिनल ओरिजिनल की बात हो रही होगी ना। अब ओरिजिनल तो है नहीं, अब हमने स्टेप अप पे ही खेलना है सारा। तो स्टेप अप पे जब खेलना है तो स्टेप अप पे तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट बन निकल के आ रही है वो 70 है। अच्छा, एक इधर मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हम फॉर एग्जांपल 13,000 हमें यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए थे, एक उसने कहा हुआ था आप 13,000 पे निकालें, और एक आप उसने कहा था आप 18,000 पे निकालें। हम्म। 13,000 पे हमने उसका ये किया कि 13,000 में हम वेरिएबल कॉस्ट 90 ले लेंगे, और 18,000 पे हम वेरिएबल कॉस्ट 70 ले लेंगे। इज दैट करेक्ट? 30,000 कहाँ से आ रहा है? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर हमें यहीं पे रिक्वायरमेंट दी हुई होती कि 13,000 पे आपको दिया हुआ है, 13,000 यूनिट्स पे आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो वहां पर आप ले लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 90 ले लेंगे, क्योंकि ओरिजिनली बगैर स्टेप अप के जो हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही थी, वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी ओरिजिनली वो 90 थी। क्योंकि उसमें स्टेप अप इंक्लूड नहीं था, तो हमें 15 से ऊपर जब जाएंगे तो फिर हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमने स्टेप अप कॉस्ट हमने रिवाइज की थी। तो फिर हम वो उस वक्त 90 यूज करेंगे, रिवाइज करने के बाद 70 यूज करेंगे। और अगर 15,000 से हमने नीचे अगर कोई यूज करनी है तो वो हम 70 यूज करेंगे। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। ये सवाल है ही स्टेप अप फिक्स कॉस्ट का, जिस वजह से 90 यहाँ पे यूज ही नहीं किया गया। और जो स्टेप अप फिक्स कॉस्ट की ही सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ा गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, ये फिगर्स ये आ गए हैं। बट आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं। कंपेरेबल नहीं हो सकता जब तक स्टेप अप फिक्स कॉस्ट है। स्टेप अप फिक्स कॉस्ट को रिमूव करके आपने कंपेयर करने और फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। और फिर उसके ऊपर जाहिर है टोटल कॉस्ट जब भी आप निकालेंगे तो उसमें आप स्टेप अप फिक्स कॉस्ट को शामिल कर लेंगे। ठीक है। अब हम इसके कोई बुक के सम्स कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। हम बुक पे चले जाएं इधर से। आई डोंट थिंक कि अब ये जैसे ये एक सवाल है यहाँ पे मेरे नजर के सामने ही है। बुक पे ले जाएं। ये सवाल, ये है क्वेश्चन नंबर 22। कौन से चैप्टर का है ये? क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन बैंक से। पेज निकाल देते हैं। ये रहा सवाल, नजर आ रहा है? पेज 613। Brady Company is a painting and decorating company. The following information is available for two periods. Square meters decorated, period 1, 10,000, period 2, 14,000. Total cost 44,000, 56,000. When more than 12,000 square meters are decorated, the fixed cost increase by 6,000. The total cost for the period 3 is 15,500 square meters are decorated is dollars. तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी टोटल कॉस्ट 15,500 स्क्वायर फीट की हमने, स्क्वायर मीटर्स की इसमें हमने। कह रहे हैं कि 12,000 स्क्वायर मीटर जब भी क्रॉस करेगा तो मतलब आपका फिक्स कॉस्ट 6,000 से बढ़ेगा। फिक्स परसेंट बढ़ेगा। अब तो अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ओके ओके कंटिन्यू करें। अभी आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जो भी आपको समझ आए आप खुद से ट्राई। चलो मैं देखता हूँ क्या चीज़ है।
जी सैफ, हो गया? हेलो यस मैम सैफ। किया तो। जी जी मैम किया तो है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ठीक होगा। आंसर क्या आ रहा है? जस्ट सेकंड में लास्ट करते इसकी। आप आंसर निकालें, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 58 250, यही आ रहा है आपका? मैम एक मिनट में बता रहा हूँ। सैफ बताइए। देखो, अगेन एक चीज जहन में रखो कि यहाँ पे स्टेप अप फिक्स कॉस्ट जब भी आ जाता है तो ये पीरियड 1 और पीरियड 2 कंपेरेबल नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि पीरियड 2 14,000 है, विच इज मोर देन 12,000, और इसमें स्टेप अप फिक्स कॉस्ट का उनसर शामिल है और इसमें नहीं है। तो ये दोनों का फाइलो नहीं निकाल सकते जब तक आप इन दोनों को सेम पेज पर ना लेकर आओ। तो यहाँ से आपको स्टेप अप फिक्स कॉस्ट का को रिमूव करना होगा। जब आप रिमूव कर लोगे, फिर यू कैन फाइंड आउट द हाई लो और वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे तो उसमें फिक्स कॉस्ट में आप सिंपली स्टेप अप ऐड कर दोगे। मैम 5250 है। फिफ्टी टू 52250। 58 250 है। 58 250। मैम कुछ तो सेकंड, इसमें मैं एक चीज चेंज करता हूँ, अगर ये चेंज करने से काम हो गया तो फिर समझ आ नहीं। मैं अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर कर चाहते हैं तो मैं इसका अपना जो मैंने किया है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। ठीक है, आप होस्ट बन गए हैं, शेयर करें अपनी स्क्रीन। अच्छा मैम, यहाँ पर मेरे स्क्रीन आ रही है ना मेरी? जी आ रही है, नजर आ रही ये मैंने कॉस्ट का डिफरेंस ले लिया था यहाँ पे, और ये आ गया, ये कॉस्ट का डिफरेंस आ गया, और ये एक्टिविटी का डिफरेंस आ गया। ठीक हो गया। और ये इनको मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी फिक्स कॉस्ट निकाल ली। सिंपल मतलब जो क्वेश्चन में सिंपल सिंपल डेटा दिया हुआ था, सिंपल मेथड से ये टोटल कॉस्ट आ गई। ये हमने उसकी वेरिएबल कॉस्ट ले ली 3 इंटू 14,000, और फिर इन दो का मैंने डिफरेंस ले लिया, हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये किया था, यहाँ पर इसकी कॉस्ट थी 56,000 थी ना हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की, जिसमें स्टेप फिक्स इंक्लूड था 6,000 का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया जी, वो स्टेप फिक्स जो 6,000 का इंक्लूड था ना, वो मैंने 6,000 उसमें से माइनस कर दिया था। लाइक यहाँ पे अभी 56,000 हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से मैंने 6,000 का जो स्टेप फिक्स कॉस्ट थी वो मैंने माइनस कर दी, और उसको 50,000 मैंने ले लिया, 50,000 कॉस्ट का डिफरेंस लिया। और सेम इसी तरह ये कॉस्ट का डिफरेंस आ गया और ये एक्टिविटी का डिफरेंस आ गया, और ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और इसी केस में फिर मैंने जब इन दो में फिक्स कॉस्ट निकाली, मैंने एक तो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ली थी, जो मैं थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लेंगे
तो उसके लिए हमने जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो विदाउट स्टेप फिक्स के साथ जो हमने वेरिएबल कॉस्ट लिए, यानी कि जिसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, वो वाली वेरिएबल कॉस्ट आपने लेनी है अगर आपकी एक्टिविटी 12,000 से कम की है। तो वो 10,000 थी, इसमें स्टेप फिक्स इंक्लूड नहीं था, इसमें मैंने 1.5 की कॉस्ट ले ली और उस केस में फिक्स कॉस्ट आ गई 29,000। सेम वही केस डिफरेंस लेके। और जब मैंने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे किया हूँ, यानी कि अब हमारी 14,000 एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, 14,000 एक्टिविटी लेवल पे आपकी कॉस्ट बन जाएगी, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे आपकी कॉस्ट अभी ये है 50,000, जो हमने विदाउट स्टेप फिक्स ली थी। और इसमें एक स्टेप मैंने आई थिंक गलत किया है कि इसमें फिक्स कॉस्ट में ऐड करना था। हम समझ से बाहर है मैंने, क्योंकि दोनों तरीकों से मैंने निकाला है आंसर, यहाँ पर मेरा बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो पता है सिर्फ एक चीज इसमें मिसिंग है, आपने इसमें स्टेप अप फिक्स कॉस्ट नहीं डाला। अगर आप 52 to 50 में स्टेप अप फिक्स कॉस्ट 6,000 डाल दो तो ये 58 to 50 हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका 6,000 इसकी क्योंकि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे चला गया है। ब्रैकेट के बीच में प्लस आएगा ना। मुझे जितना भी देखा था, ये 250, ठीक है। यानी कि इसमें हमने पहले सेपरेट टोटल कॉस्ट में जो हाईएस्ट एक्टिविटी है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करके फिर हमने हाई लो लगाना है, और फिर जो हाई लो के साथ जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो आएगी उसके अकॉर्डिंग हमने फिर करना है। लेकिन उस केस में हमारे पास यहाँ पर फिक्स कॉस्ट दोनों ये हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट डिफरेंट आ रही है। आपने 15,500 स्क्वायर मीटर्स का निकालना है टोटल कॉस्ट। जी जी, ये 15,000, ये 15,500 की मैंने इधर वैल्यू ली थी। और और आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है जो आप कर रहे हो वो सही था, उसकी प्रेजेंटेशन बस सही कर लो, जो आपने किया है वो सही था। सिर्फ उसमें आपने यहाँ पे स्टेप अप फिक्स कॉस्ट नहीं ऐड किया था, जिसकी वजह से आपका आंसर सही नहीं आ रहा था, 6,000 से कम आ रहा। तो बस स्टेप स्टेप अप फिक्स कॉस्ट करना है। मैं सिर्फ दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू श्योर अबाउट इट, कि देखें जब भी दो हमारे पास एक्टिविटी लेवल्स हैं और स्टेप अप फिक्स कॉस्ट का केस है, तो स्टेप अप फिक्स कॉस्ट में दो एक्टिविटी लेवल्स कभी भी सेम पेज पे नहीं होती, हमें उसको सेम पेज पर लाना है। कैसे? बाय रिमूविंग द स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, स्टेप अप फिक्स कॉस्ट हमने इसको रिमूव कर दिया, हम सेम पेज, अब हम सेम पेज पे आ गए हैं, क्योंकि अब ये 50,000 हो गया है विदाउट स्टेप अप फिक्स कॉस्ट, और जो ऊपर में पहले था 10,000 का था वो 44,000 था, और 14,000 का हमने इसमें से रिमूव कर दिया। स्टेप अप फिक्स कॉस्ट हमारे पास 50,000 आ गया। अब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखें कि ये किस तरह से प्रेजेंटेशन की गई है, प्लीज इसको फॉलो करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जामिनर प्रेजेंटेशन ना होने की वजह से भी उसको कुछ समझ नहीं आता और वो 0 मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम के लेवल पे।
स्क्वायर मीटर्स हाई आउटपुट 14,000, लो आउटपुट 10,000, टोटल कॉस्ट 50,000, टोटल कॉस्ट 44,000 विद आफ्टर रिमूविंग द स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। अब आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली विच इज $1.5, विच यू डिड इट राइटली। उसके बाद फिर 1.5 जब आपने निकाल ली, तो अब आपने टोटल कॉस्ट किसका निकालना है? आपने टोटल कॉस्ट, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट किसकी निकाल लेनी है? विदाउट स्टेप अप कॉस्ट, विदाउट स्टेप अप कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारी थी वैसे 56,000, 56,000, 56,000 में से फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट कर दिया विच इज 21,000। तो आपके पास जो ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट थी वो है 35,000। ठीक है। अब आइए 15,500 स्क्वायर मीटर्स, 15,500 स्क्वायर मीटर्स ऑब्वियसली आप इसमें अपना स्टेप अप फिक्स कॉस्ट शामिल करेंगे जो कि इस 35,000 में इंक्लूडेड है, क्योंकि आपने यहाँ पे 56,000 लिए। अगर आप यहाँ 50,000 लेते और निकालते आंसर, तो फिर आपको अलग से 6,000 ऐड करना पड़ता। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने पहले से ही वो वाली अमाउंट ली है जिसमें स्टेप अप फिक्स कॉस्ट शामिल है। ठीक है, तो शामिल है तो 35,000 में भी शामिल है, और फिर 15,500 में इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट जो कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 15,500। ओके, एंड देन दे एडेड द फिक्स्ड कॉस्ट विच ऑलरेडी इंक्लूड्स द स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। आपने अगर अलग यहाँ से किया है तो उसमें आप अलग से स्टेप अप फिक्स कॉस्ट के 6,000 ऐड कर लेना, तो आपका 58,250 आ जाएगा, जो कि आपका आ रहा था 52,250, और उसमें मैंने आपको ऐड करवा दिया स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। ठीक है। ठीक, अब ठीक हो बताओ गया। अगर इसमें इसमें और कोई चीज जो नहीं समझ आ रही स्टेप अप में? नहीं नहीं अब मुझे ये चीज क्लियर हो गई है। सिर्फ इसमें ये, अगर हमने मतलब इसने कहा 12,000 की एक्टिविटी से आपने ये ऊपर जाना है, तो अगर 12,000 से कम की एक्टिविटी आएगी तो हम फिर 35,000 में से वो 6,000 माइनस करके 29,000 हम फिक्स कॉस्ट चार्ज करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है 12,000 से ऊपर। ठीक है, तो तो बारह 12,000 हजार से से अगर कम ऊपर तो की यहाँ एक्टिविटी की आ 14,000। जाएगी। तो इसमें इसमें आपका स्टेप अप फिक्स कॉस्ट छुपा हुआ है। अगर ये यहाँ पे, अगर पीरियड 2 में यहाँ पे 11,000 होता, तो फिर इसमें स्टेप स्टेप अप फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है, नहीं होता। ठीक है। अगर यहाँ पे 14,000 की जगह ग्यारह हजार तो पाँच फिर सौ उसमें की होता, तो इसमें स्टेप अप फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होता। ये दोनों ऑलरेडी सेम पेज पे होते। राइट। ठीक है। और कोई चीज? ठीक, क्लियर मैम, डन हो गया। चले अब हम अपना कंटिन्यू करें आज का टॉपिक। ये हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बजटिंग कर चुके थे। जी। अब बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या फर्क है? बजट और उसमें स्टैंडर्ड्स में क्या? टाइम्स, पिछले चैप्टर में टाइम सीरीज और रेग्रेशन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में दोनों रहते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए थे। जी, डायरेक्ट हम लर्निंग कर्व पे आ गए थे। लॉग वाला हमने कर लिया था, राइट, लॉग कर लिया था। सेम इज द केस कि इस बुक में नहीं होगा ये, आई थिंक बुक पुरानी है।
यही तो क्वांटिटेटिव जी टेक्निक्स, बजटिंग एंड इसका एक सेकंड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एग्जैक्ट पेज में बता देता हूँ 309। बस। ये करना है ना हमें, सीजनल वेरिएशन ये कह रहे हैं ना। जी जी, पेज नंबर 302 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। ये मैंने अभी जो बुक खोली है, जी जी, मेरे पास भी लेटेस्ट वही वर्कबुक है ओपन है। ना, इसमें है जी ये जी चैप्टर, इसका टॉपिक जी रिग्रेशन जी जी ये एनालिसिस भी है और ये टाइम सीरीज भी है। ये लेटेस्ट वर्कबुक खोली है। में हाइलो मेथड भी आ गया। चलो हम ये चैप्टर को हम कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये हमने एक्चुअली बिल्कुल लेटेस्ट वर्कबुक खोली है, इसमें सारी टॉपिक्स हैं। जी जी। इसमें ठीक है, हाइलो अच्छा तो हम। हम, जी, हाइलो तो इसमें हम कर चुके हैं। हाइलो हम कर चुके हैं, अब हम हाइलो नहीं देख रहे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। कोरिलेशन भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था या नहीं? कोरिलेशन नहीं, रेग्रेशन और टाइम सीरीज पूरा देखते कोरिलेशन नहीं देखा था? हैं। नहीं अच्छा, नहीं, कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जरा डेफिनेशन पढ़िएगा। two variables are said to be correlated if a change in the value of one variable is accom- accompanied by a change in the value of the other variable. Hmm. So two variables are said to be correlated if a change in the value of one variable is accompanied by a change in the value of other variable. अब इसमें बेसिकली चल क्या रहा है? इसमें बेसिकली हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है। अगर एक्स की प्राइस बढ़ती है तो वाई की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वाई की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर एक्स की प्राइस गिरती है तो वाई की प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा और डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा। और ये डिपेंड करेगा इन दोनों के रिश्ते पे। जितना मजबूत रिश्ता, जितना करीबी रिश्ता, उतना ज्यादा इम्पैक्ट। जितना दूर का रिश्ता, उतना कम इम्पैक्ट। सीधी सी कहानी है, आपका एक दोस्त है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर उसका मूड खराब है तो आपका भी मूड खराब होगा। अगर उसका मूड अच्छा है तो आपका भी अच्छा होगा। और अगर वही शख्स आपका दुश्मन है तो अगर उसका मूड खराब होगा तो आप खुश होगे, और अगर उसका मूड अच्छा होगा तो आप खुश नहीं होंगे। तो इट्स ऑपोजिट, राइट? इट्स ऑपोजिट। जितना दूर का रिश्ता होगा उतना ऑपोजिट्स वर्क करेंगे, और जितना करीबी रिश्ता होगा उतना सेम पेज पे रहेंगे दोनों। अब ये कोरिलेशन हमें यही बताता है। अच्छा, ये बता करके हमें क्या फायदा? ये बता करके हमें ये फायदा कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका कार की डिमांड पे क्या फर्क आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा। तो कार और पेट्रोल का कैसा रिश्ता है, करीबी रिश्ता है, दूर का रिश्ता है, कैसा है? करीबी है। करीबी रिश्ता है, ऑफ कोर्स। कार आप खरीद के भी लाओगे तो पेट्रोल के बगैर चलेगी तो नहीं ना, तो पेट्रोल तो आपको एनी हाउ खरीदना पड़ेगा। तो पेट्रोल की प्राइसेस जब भी हाई जाती हैं तो कार की डिमांड यानी कार की खरीद कम होने लगती है, जरा सा उस पर इम्पैक्ट आता है। तो इस रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन से डिस्क्राइब करते हैं। किससे डिस्क्राइब करते हैं या मेजर करते हैं? कोरिलेशन से। सो
द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको मेजर किससे करते हैं? आर से। measures the degree of linear correlation between two variables. The nearer r is to +1 or -1, the stronger the relationship. अगर r +1 या -1 है तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और जितना इन नंबर से दूर है तो मतलब उतना वीक रिलेशनशिप है, या आपस में इतना ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो अगर इस यहाँ कोई गमी खुशी हो जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई गमी खुशी हो जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी प्राइस में कोई चेंज आए तो इसकी डिमांड अनअफेक्टेड है, इसकी डिमांड में चेंज आए तो इसकी प्राइस अनअफेक्टेड है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मेजर कर रहे होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशनशिप। और आर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ये गिवन होगा आपको एग्जाम में। n sigma xy minus sigma x sigma y upon root under n sigma x square minus sigma x whole square multiply by n sigma y square minus sigma y square। अच्छा, ये बहुत आसान है क्योंकि ये बेसिक स्टैट्स का सवाल है, और ये बेसिक स्टैट्स हम F2 के लेवल पे भी कर चुके हैं। अब आइए इसको देखते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हमें कहता है कि भाई आप हर वेरिएबल का जो रिश्ता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन पे शो हो रहा है। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और यहाँ इस इक्वेशन के जरिए आप x और y को फाइंड आउट कर सकते हो, तो यस बिल्कुल कर सकते हो, उनके फॉर्मूलाज ये रहे। अब हम किसी सवाल पे आते हैं ताकि हम देखें कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है। Wigwam Company makes high quality tents for outdoor festivals. The company accountant has observed costs at different production levels as follows: 280, 350, 200 units. Total cost 46,500, 49,100, 36,700. Output again 160 units, 240 units, and total cost given. Calculate the regression line and use the line to estimate for output of 250 units and 700 units. कह रहे हैं कि भाई आप रिग्रेशन लाइन की मदद से 250 यूनिट्स की कॉस्ट का पता लगाओ और 700 यूनिट्स की कॉस्ट का पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे इसको? हम कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, हमें सबसे पहले तो एक अपना स्टैट्स का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्स यूनिट्स, y इज योर कॉस्ट। ठीक है, अब आपने जब ये दोनों डेटा यहाँ पे लिख लिया, तो इस दोनों डेटा का अब आपने फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये डिमांड कर रहा है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ये देखें। फॉर्मूला में हमें एक्स वाई भी चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए, ऊपर वाला फॉर्मूला भी जो है आर फाइंड आउट करने का। हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए, हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी चाहिए। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई भी चाहिए। तो ये सब को कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह का टेबल क्रिएट कर लेंगे। एक्स में यूनिट्स सारे लिख लेंगे, वाई पे कॉस्ट लिख लेंगे, फिर हम एक्स वाई यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर कर देंगे 280 स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर, वाई को स्क्वायर कर देंगे 46.5 स्क्वायर। तो ये सब आपका एक्सेल शीट में आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका टोटल निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया? सिग्मा एक्स। इसका टोटल निकाल लेंगे तो ये बन गया सिग्मा वाई। इसका टोटल निकालेंगे तो सिग्मा एक्स वाई। इसका टोटल निकालेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका निकालेंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर। निकल आया। अब आपको सिंपली इसको फॉर्मूला में प्लेस कर देना है कि बी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला में जब आप प्लेस करोगे आपका ये आंसर आएगा। ए फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पे प्लेस करोगे ये आंसर आएगा। सिंपल एज इट इज।
और फिर आपका जो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है उसको आप फॉर्म कर लोगे, जैसे कि 19,128 प्लस डॉलर, क्योंकि y इज इक्वल्स टू बी प्लस ए एक्स, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, या a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो b जो था, b, ये इन्होंने आई थिंक गड़बड़ कर दी है, ये b है, ये a है, ठीक है। a, अरे यार कंफ्यूजन हो रहा है। b, a इज इक्वल्स टू 19,128, 19,128 आप लिख दोगे, b इज इक्वल्स टू 0.092x, मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे, तो ये आपके इक्वेशन निकल करके आ गई। अब आपको 250 यूनिट्स का पता लगाना है, तो 250x की जगह आप फिट कर लेंगे, आपको 42,128 निकल के आ गया। अब आपको 700 का पता लगाना है, तो अगेन 700 को आप वहां प्लेस कर देंगे, तो आपका 700 की कॉस्ट आ। क्लियर है? कोई मुश्किल यस यहाँ मैम। पे सिवाय कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला के इसमें और कोई चीज टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे, तो याद भी करने की जरूरत नहीं, बस इसको अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो बेसिकली कैलकुलेशन एरर्स हो जाती हैं, कैलकुलेटर में कभी परफॉर्म करते हुए, कभी एक्सेल शीट पे फॉर्मूला लगाते हुए, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई एरर्स नहीं होते, ये बहुत आसान है। इसकी अगर थ्योरी वगैरह कोई रीड करनी हो, क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरी के एमसीक्यूज वगैरह आते रहते हैं। इसकी थ्योरी नहीं है, इसकी थ्योरी नहीं है, इसमें सिर्फ सम्स है। अच्छा, अब आइए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है फॉर द सेम एक्टिविटी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर स्क्वायर करके फाइंड आउट होता है। तो जो भी आपका आर आर है, आर पहले आप सबसे पहले तो आर निकालेंगे। जब आप आर निकाल लेंगे, तो ये अब सवाल के ऊपर है कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं तो इट इज आर, आप 0.94 करेंगे। अगर ये आपको स्क्वायर आर स्क्वायर पूछ रहे हैं तो वो आपका, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। सो रिलायबिलिटी क्या है इसकी, रिग्रेशन लाइन पे आप कितना रिलाई कर सकते हैं, तो जरा पढ़िए इंटरपोलेशन। Interpolation means using a line of best fit to predict a value within two extreme points of the observed range. Extrapolation means using a line of best fit to predict a value outside the two extreme points of the observed range. बेसिकली रिग्रेशन लाइन ये एक लाइन, ठीक है, ये इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो कहा यह जा रहा है कि जब भी आप कोई नंबर ऑफ यूनिट्स या किसी एक पॉइंट का पूछ रहे हो, और वो इन दो पॉइंट्स के बीच में है, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंदर अंदर है, उसी लाइन पे है, उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। और एक्स्ट्रापोलेशन जब आप कोई ऐसे वेरिएबल का पूछ रहे हो जो लाइन के बाहर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस गिव्स अ डेफिनेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, makes efficient use of data, good results can be obtained with relatively small amounts of data, many processes are linear and so are well described by regression analysis। जो processes linear होते हैं, जो variables linear line पे होते हैं, उसके लिए तो ये perfect है। पर disadvantage क्या है? assumes linearity between x and y, जो कि जरूरी नहीं कि हर दफा ये दो variables एक linear line पर ही fall कर रहे हैं। Observations may be atypical. Historic data is used and patterns may change in the future. Each observation should be independent from the others. Forecasting usually involves extrapolation outside the given range of observations where working conditions and therefore cost patterns may change. फोरकास्टिंग, ऑफ कोर्स आप कुछ भी फोरकास्ट करने जा रहे हैं, अनसर्टेन है सिचुएशन, और जितना आप फ्यूचर में जाते हैं वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है, वो आपकी गिवन लाइन से बाहर होता है। फिर ईच ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, हालांकि
ऐसा नहीं है। अब आपके सामने इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं, उसके पीछे कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। और सब पर नजर रख पाना एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे फैक्टर्स को एज अ ह्यूमन कंसिडर कर पाए या कर सकें, क्योंकि हमें सिक्के का वो पहलू नजर आता है जो हमें दिखाया जाता है। सिक्के का जो दूसरा पहलू है, अगर हमारा इल्म इतना वसी ना हो या हमारा विजन ना हो, तो हम ये पता भी नहीं लगा सकते कि हेड के पीछे टेल की कहानी भी हो सकती है कोई। तो लिहाजा ये चीज जिसके पास है, ये विजन जिसके पास है, वो ही ये पता लगा सकते हैं। अदरवाइज ये सारे फैक्टर्स को पता लगा पाना ये बड़ा ही मुश्किल है। जो कि फोरकास्टिंग में भी यही चीज होती है कि भाई आप जितना दूर अंदेश, जितने लॉन्गर टर्म का फोरकास्ट करने आते हो, तो वो जरूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। और दूसरी बात ये कि फोरकास्टिंग आप अगर कर भी लो, तो ये जरूरी नहीं कि जो फैक्टर्स को सामने रखते हुए आपने प्रिडिक्शन की है वो फैक्टर्स वही हों। वो चेंज भी हो सकते हैं, हालात भी चेंज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आ सकती है जैसे पिछले सालों में आई कोविड की सिचुएशन। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ। अब हिस्टोरिक डेटा के बेस पे अगर आप कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हो, तो हिस्टोरिक डेटा डेटा तो वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाता है। तो लिहाजा ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे आइए, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस देखेंगे, अगेन ये वही टॉपिक है एफएमए और एमए स्टडीज से ब्रॉड फॉरवर्ड। ये दोनों रिग्रेशन एनालिसिस भी, एफएमए भी और हाइलो मेथड भी, ये ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है फ्रॉम F2। मगर मैं आपकी रिक्वेस्ट पे ये फिर भी दोबारा से करवाया। अच्छा, टाइम सीरीज इज अ सीरीज ऑफ फिगर्स और वैल्यूज रिकॉर्डेड ओवर टाइम। ट्रेंड, सबसे पहला कंपोनेंट टाइम का है ट्रेंड, कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है और ट्रेंड का कैसे पता लगाया जाए, क्या ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये हमें देखना होगा। और ये हम यूज करते हैं इसके लिए मूविंग एवरेजेस। दूसरा इसमें टॉपिक है टाइम सीरीज में सीजनल वेरिएशंस का। तीसरा साइक्लिकल वेरिएशंस और चौथा रैंडम वेरिएशंस। अच्छा, अब ये सब होता क्या है, जरा ट्रेंड डेफिनेशन पढ़िएगा। The trend is the underlying long-term movements over time in the values of the data recorded, for example, growth or inflation. नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशंस। Seasonal variations are short-term fluctuations in recorded values due to different circumstances that affect results at different times of the day or week or year or any regular repeating pattern. Cyclic variation, recurring patterns over a longer period of time, not generally of a fixed nature, that is recession, depression, or economic growth. Random variation, irregular or unpredictable variations due to rare chance occurrence, for example, flood, nuclear war, royal weddings, new celebrity endorsements, राइट, सो बेसिकली क्या etc. है, ट्रेंड आपको एक मूवमेंट आप चेक कर रहे होते हो कि क्या ट्रेंड आपका अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। फिर आप उसको ग्रोथ में देखो, इन्फ्लेशन में देखो, प्राइसेस में देखो, डिमांड में देखो, डिपेंड करता है। ठीक है। सीजनल वेरिएशन सीजन्स के ऊपर है, जैसे कि नाम से बिल्कुल वाजे है, जाहिर है कि जब समर्स आते हैं तो समर प्रोडक्ट ज्यादा इन डिमांड हो जाते हैं, जब विंटर्स आते हैं तो विंटर प्रोडक्ट्स इन डिमांड हो जाते हैं। तो सीजनल वेरिएशन के हिसाब से जिसकी डिमांड समर में ज्यादा थी वो विंटर्स में नहीं होगी, जिसकी डिमांड विंटर्स में ज्यादा थी वो समर्स में नहीं होगी। ठीक है। और फिर उसके बाद साइक्लिकल वेरिएशन पे आ जाइए, तो साइक्लिकल वेरिएशन आपका है कि एक एरा होता है, 50 ईयर्स अगो जो फैशन में था वो 50 ईयर्स बाद फिर से लौट के आया है। तो ये साइक्लिकल वेरिएशन इसको कहते हैं, कि वो एक अपना पीरियड कंप्लीट करने के बाद, लाइक एवरी 100 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद अगर वही चीज दोबारा से रिपीट हो, तो दैट इज साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन मजीद जो आगे हमें बताया भी जाएगा, वो एवरी बिजनेस हैज अ साइकिल और एवरी प्रोडक्ट हैज आल्सो हैज अ साइकिल, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। तो उस एतबार से इसके जो साइकिल्स होते हैं कि पहले रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर पीक, फिर मेच्योरिटी, फिर अगेन दोबारा से डाउनफॉल। तो ये भी एक चीज है। रैंडम वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन में वी नेवर नो, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। जैसे वन ऑफ चीजें हो रही हैं, और आजकल जैसे वन ऑफ एक वाकया हो गया है, आप मे बी आई एम श्योर अवेयर होगे,
सो ये फ्लड्स और न्यूक्लियर वॉर, रॉयल वेडिंग, न्यू सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, या फिर कोई कोविड, या कोई जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ना, या कुछ भी इस तरह का वाकया हो, बिल्कुल ये बिल्कुल। सब रैंडम वेरिएशंस में आ जाते हैं। रैंडम वेरिएशंस में आ जाए। अब आइए टाइम सीरीज मॉडल। टाइम सीरीज मॉडल दो तरीके का होता है, एक होता है एडिटिव मॉडल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव कैसे करते हैं, इसको हम सम के थ्रू समझेंगे। मूविंग एवरेजेस आपको याद होना हो किस तरह करना है, मूविंग एवरेजेस भी अभी हम देखेंगे शॉर्टली। पहले आ जाएं जरा हम सीजनल वेरिएशन को देखते हैं इस एक्टिविटी के जरिए। अच्छा, इसमें ना डिटेल में नहीं दिया हुआ, मूविंग एवरेज भी नहीं शो हो रहा, सिर्फ ये शो हो रहा है। इसी वजह से हाँ, इसी वजह से मैंने, क्योंकि इसको ना मैं आपको F2 से करा देती हूँ, रुक। F2 में बहुत अच्छे से दिया। ओके, आपको स्क्रीन मैम इस नजर आ रही है? F2 का मैंने अ, खोल लिया है। बिल्कुल नजर आ रही है। तो इस टॉपिक को भी कर लें। बिल्कुल अभी करेंगे भाई, आपको लगता है टाइम है हमारे पास? बिल्कुल हम अभी टाइम तो करेंगे। नहीं है लेकिन ओके डन है। आज मेरी दूसरी और कोई क्लास नहीं है, तो मैं आज आपकी क्लास जरा लंबी ले लूंगी, जितना हम कर सकते हैं करेंगे। ठीक ठीक है, है। फिर ये टाइम सीरीज अगर कवर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है और कर लेंगे। मैम नेक्स्ट मतलब हमारी क्लास तकरीबन आई थिंक 21-22 तक तो चलेगी ना। मतलब इस कोर्स को भी शामिल कर लें, और जो हमारी सी सेक्शन रोटेट की जो एक दो या चार क्लासेस होंगी, वो हमारी 22 तक मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 22-23 तक चलेंगी। नहीं, आप ये एक्सपेक्ट करो कि 15 तक, इंशाल्लाह 15 तारीख तक मैं आपका करा दूंगी। पर 15 दिन आप अपने साथ बैठ के खुद तसल्ली से अपना रिवाइज करोगे, चीजें करोगे। 15 के बाद, 15 से मैं फौरन आपके मॉक्स लेना स्टार्ट कर दूंगी। मतलब वील बी प्रोवाइडिंग यू 2-3 मॉक्स, जो जो आप कर सकते हो करके मुझे सबमिट कराना, तो फिर मैं उसको चेक करके बता दूँ। ओके। ठीक है। तो अभी हमारी और ज्यादा क्लासेस नहीं है, सिर्फ दो तीन ही, दो क्लासेस बमुश्किल होंगी, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीशन पे ही है। 2 या 3 क्लासेस मैक्सिमम करेंगे हम, और फिर हम अपनी जो बाकी 3 क्लासेस, आपका CRQ का जरा मैं दिखा दूंगी आपको, फिर 15 तारीख को खत्म, वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। ओके। ओके। अच्छा, जरा अब आप इधर देखें, कोरिलेशन की हम बात कर रहे थे, तो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, PM में बहुत ब्रीफली दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर अज्यूमिंग कि आप F2 से पढ़ के आए हो, तो उधर ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो कोरिलेशन या जो रिश्ता है ना, वो ये तरह का होता है, एक परफेक्टली कोरिलेटेड है, पार्टली कोरिलेटेड है, अनकोरिलेटेड है। परफेक्टली कोरिलेटेड यानी बड़ा परफेक्ट रिश्ता है। अब वो परफेक्ट दोस्ती भी हो सकती है और परफेक्ट दुश्मनी भी हो सकती है, ठीक है ना। परफेक्टली पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्टली नेगेटिव रिश्ता भी हो सकता है। फिर पार्टली कोरिलेटेड के, हाँ दूर के कजन है, चाचा के, मामा के, फुप्पो के बेटे हैं, फलाना है, पार्टली कोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड, दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो दैट इज अनकोरिलेटेड। तो अब आप देख सकते हैं परफेक्ट कोरिलेशन का किस तरह से ग्राफ में शो हो रहा है, वेरिएबल्स एक ही लाइन पे हैं, क्लोज क्लोज हैं। पार्शियली कोरिलेशन जरा स्कैटर्ड है, मगर लाइन के करीब करीब है। और फिर अब आप आइए, बिल्कुल नो कोरिलेशन, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे नहीं फॉल कर रहा, रैंडमली इधर उधर बिखरा हुआ है। अब आइए कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज कॉल्ड आर। आर हमने देखा कि किस तरह इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, हमने इसकी एक्टिविटी भी देखी। अच्छा, अब ये जरा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, R+1 मीन्स वेरिएबल्स आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। फिर R-1 वेरिएबल्स आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड।
एंड r इज इक्वल टू 0, वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, तो ये +1 -1 और 0 का ये मतलब है, इंटरप्रिटेशन है। ओ नो, लाइट चली गई। लाइट गई तो नेट बंद तो नहीं हो जाएगा अभी? यार, कैन यू हियर मी सैफ? ये देखो, फ्लाइज होता ही ना।